बात के दर्शकों के लिए अब एक ट्रीट, एक दिलचस्प नजारा, क्योंकि राधिका खेड़ा स्टूडियो में आ गई हैं। परसों तक कांग्रेस की प्रवक्ता थी। सबसे पहले जरा राधिका खेड़ा और एडवोकेट महिमा सिंह को स्क्रीन पर लाइए, दो विंडो बनाइए। मैं भी चाहता हूं दर्शक थोड़ा आदत डाल लें, राष्ट्र की बात के न्यूज 24 के दर्शक, क्योंकि अब के बाद आप इस विंडो पर वर्सेस में राधिका खेड़ा और महिमा सिंह को आगे भी देखते रहेंगे। उम्मीद है, हमें लगता है कि बीजेपी राधिका खेड़ा को प्रवक्ता बना ही देगी और अक्सर अब डिबेट्स में आपको यह नजारा देखने को मिलेगा। अब तो आदत डालना पड़ेगा ना, हजम नहीं हो रहा है अभी भी। राधिका खेड़ा कल तक उस विंडो में थी जिसमें एडवोकेट महिमा सिंह बैठती हैं, पीछे हाथ का निशान होता था और कांग्रेस की तरफ से बोलती थी। लेकिन आज ये जरा दिखाइए ना, ये राधिका, ये कमल का निशान, ये गर्व से दिखाऊंगी, कमल का निशान लगाया है, पट्टा पहना है और इस विंडो में। अब दूसरी विंडो दिखाइए, राधिका खेड़ा के साथ लगाइए सिद्धार्थ यादव को। अब सिद्धार्थ यादव और राधिका खेड़ा के बीच पहले वर्सेस लगता था, विंडो में खूब बहस करते थे। सिद्धार्थ यादव बीजेपी की तरफ से, राधिका कांग्रेस की तरफ से बोलती थी। ये देखिए, अब इसमें मैं वर्सेस लगा ही नहीं पाऊंगा और हो सकता है कि आगे आने चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वाले दिनों में आप एक ही स्क्रीन पर इन दोनों को ना भी देखें, क्योंकि एक पार्टी का एक ही प्रवक्ता होता है। लेकिन आज मौका है, क्योंकि राधिका ने कल ही बीजेपी ज्वाइन की है, तो ये नजारा भी देख लीजिए। अच्छा, पहले कैसे होता था, जरा वर्सेस लगाइए, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। वर्सेस लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा आप कुछ हफ्ते, कुछ दिन या कुछ महीने पीछे चले गए हैं, क्योंकि सिद्धार्थ यादव ने भी राधिका के साथ बहुत बहस की होंगी ना। सिद्धार्थ, पहले राधिका के साथ कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है। ओके राधिका, क्या हो गया भाई, क्या हो गया राधिका? अभी आ रहा हूं, अनंत, अनुराग भदौरिया, रशीद भाई, अभी आ रहा हूं। क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? कमरे में बंद कर दिया गया, गाली गलौज करी गई और सारे कांग्रेस के लोग चुप बैठे रहे। आज को सुबह शाम मुझे सोशल मीडिया पे लोग गाली दे रहे हैं, उनमें से एक भी जब ये लड़की न्याय मांग रही थी, गुहार कर रही थी, कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। अब ज्ञान देने आ गए हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरा रोता हुआ वीडियो हर जगह आ रहा था, तो एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या नेता हो, हाँ एक इंसान ने जरूर, एक इंसान, मैं बार बार लगातार ये कहती हूँ, अगर पूरी कांग्रेस पार्टी में अगर किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी है तो वो पवन खेड़ा जी की है, क्योंकि उन्होंने मुझसे बात करी, पूछा और मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करी। लेकिन अफसोस उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। हाँ। शायद उनके हाथ में एक कुछ होता तो उस इंसान, वो इंसान इंसानियत जो दिखा सकता था, जिसमें थोड़ी इंसानियत है, वो शायद कुछ करता था। लेकिन उसके अलावा, उनके अलावा ना प्रियंका गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना जयराम रमेश जी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना सचिन पायलट जी, ना भूपेश बघेल जी, सब के सब या मुझे धमकाते थे, डांटते थे या बोलते थे छत्तीसगढ़ छोड़ दो। ये किस बात पर हुआ? क्या हुआ? ये क्योंकि पवन खेड़ा जी आ रहे थे छत्तीसगढ़, तो मैंने फिक्स कर दिया, एक आपके चैनल के ऑफिस में लेकर जाऊंगी, एक और अखबार के ऑफिस में लेकर आऊंगी। तो वहां के जो मीडिया चेयरमैन है वो बहुत गुस्सा में आ गए, और इतना गुस्से में आ गए कि वो 3 आदमी जो कमरे में थे उसमें से एक बार बार लगातार मुझे गालियां दी, अभद्रता करी, बदतमीजी करी, और फिर ऐसे इशारा करके उन्होंने अंदर से कुंडी बंद कर ली। 3 आदमियों ने मेरे साथ कमरे में कुंडी बंद कर ली। क्या मंशा थी ये वो खुद तीनों जाने। नहीं, पर आप तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कह रही थी कि वो राम मंदिर आप जाना चाह रही थी, और इसलिए नहीं, राम मंदिर होके आई, पता है होके आई, इसलिए आपके साथ कांग्रेस पार्टी में अन्याय होने लगा। मानक जी, मुझे न्याय नहीं देने का क्यों था? देखिए, जब लगातार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे जी, जो शहजादे हैं, एक और कई शहजादे अब इस पार्टी के अंदर, तो आपकी तो बोली बदल गई एकदम। एक चोट खाई हुई महिला हूं मैं, जिसकी इज्जत पे हाथ डाला गया, जिसकी गरिमा पे हाथ डाला गया, जिस पे लगातार आज भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं और घटिया घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं। एक आरोप मैं भी पढ़ रहा था, एक आरोप ये भी लगाया गया कि आपकी मां की कोई कंपनी थी जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ठेका वेका दे दिया, इन लोगों को के इसीलिए बीजेपी ने आपको ब्लैकमेल कर लिया।
अच्छा पैसे रुके हुए थे आपके। मजेदार बात, पहली बात तो मेरी मदर की मेरी कंपनी ने कोई काम नहीं किया है। दूसरी बात, अब सबको पता है मेरी मदर कौन है, वेरी वेरी वेल नोन फिल्म प्रोड्यूसर है, तो पता चलना मेरी कंपनी का नाम क्या है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरी मदर वर्ल्ड ओवर काम करती हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो बहुत कम, वर्ल्ड ओवर, अवार्ड विनिंग। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद आपकी मां की कंपनी के पैसे रुके हुए थे, तो बीजेपी ने कहा ये पैसे तभी मिलेंगे जब आप बीजेपी में आ जाएंगी। मानक जी, मतलब मैं जिस परिवार से आती हूँ मुझे ऐसी जरूरत नहीं है। पहली बात, मेरे फादर बहुत मेहनत से काम करते हैं और भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ना मेरी कंपनी ने, ना मेरी मदर की कंपनी ने आज तक किसी भी गवर्नमेंट के साथ काम किया। तीसरी बात, अब इंक्वायरी तो इस बात पर आनी चाहिए कि भूपेश बघेल जी ने, अगर ये मेरे पे इल्जाम लग रहा है कि मुझे दिया, ऐसे कितने कांग्रेसियों को कितना काम दिया? ये तो बात सही हो गई, जो बोरे भर भर के पैसा रायबरेली गया है, कौन सा था ना महादेव ऐप का स्कैम, कोयला खनन का पैसा, इसीलिए तो भूपेश बघेल जी को वहां पे बनाएगा। और इसीलिए आज समझ आया, जिस दिन मेरी प्रेस वार्ता हो रही थी, जब वो लेटर आया कि भूपेश बघेल जी रायबरेली के लिए नियुक्त किए गए हैं, क्यों प्रियंका गांधी जी चुप थी छत्तीसगढ़ आके? क्योंकि भूपेश बघेल जी उस आदमी के आगे चट्टान की तरह खड़े थे और वो चट्टान की तरह। आरोप है, और जितने भी लोग कांग्रेस छोड़कर या विपक्ष से बीजेपी में आते हैं उन पर आरोप लगाते हैं कांग्रेस और विपक्ष वाले कि या तो डर गए सीबीआई ईडी से, कोई फाइल खुल गई होगी, या फिर लालच में चले गए। मानक जी, डर या लालच? ना ईडी, ना सीबीआई, ना डर, ना लालच। मुझे वहां से जलील करके हटाया गया क्योंकि मैंने ये सवाल उठाया था कि जो प्रियांक खड़गे, जो नए शहजादे हैं इस पार्टी के, वो लगातार हिंदू धर्म को गाली देते हैं और कहते हैं वो बीमारी है, और कांग्रेस पार्टी हमें चुप रहने को कहती है। मैंने इस पर ट्वीट किया था, मुझे डिलीट करने को कहा गया। मैं लगातार डीएमके के ऊपर ट्वीट करती आई हूं, मैं लगातार सपा के ऊपर ट्वीट करते आई हूं जब वो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, और मुझे तब भी कहा जाता था ये हमारे गठबंधन के साथी हैं, चुप रहो। मैं जब रामलल्ला की मूर्ति की स्थापना हुई, मेरे घर में बहुत भव्य तरीके से मनाई गई, हमने सुंदरकांड का पाठ किया, मैंने उसकी रील शेयर की, मुझे तब भी धमकाया गया और शोज पे भेजने से मना कर दिया कि तुम नहीं जाओगे, तुम बहुत ज्यादा हिंदू हो। ज्यादा हिंदू और कम हिंदू कैसे होता है? महिमा, जवाब देना चाहेंगे? मैं मौका दे रहा हूं आपको, मेरा फर्ज है। मानक, मुझे लगा था आपका जो शो है वो चौथे फेज के चुनाव के विषय में है। आपका शो तो एक व्यक्ति विशेष की व्यथा के ऊपर निकला, तो चलिए उसी पर कह देते हैं कि वसीम बरेलवी साहब लिखते हैं कि खतरा अब एहतिजाज करे भी तो क्या मिले, खतरा अब एहतिजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले, इस आरज़ू ने और तमाशा बना दिया, जो भी मिले हैं हमारी तरफ देखता मिले। तो खैर, मैं भी एक महिला हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर न सिर्फ काम करती हूं, तीसरी पीढ़ी की कांग्रेसी हूं, और ये बात दावे के साथ कह सकती हूं बिना 5 सेकंड से इस विषय के ऊपर आपके चैनल का समय व्यर्थ किए हुए, कि मेरी पार्टी के अंदर न सिर्फ महिलाओं का सम्मान होता है, तीसरी पीढ़ी की कांग्रेसी हूं, और आने वाली 3 पीढ़ियां भी कांग्रेस में रहेंगी। ऐसी संस्कृति और ऐसा माहौल कांग्रेस के अंदर है। अब आप चौथे फेज के ऊपर बात करना चाहें, पहले ही आपके पैनल के अंदर 2 भाजपा के प्रतिनिधि दिख रहे हैं। मुझे लगता है आपके दर्शकों को इससे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा होगा कि आप निष्पक्ष तौर से चौथे फेज के ऊपर बिल्कुल। हाँ, देखिए मैंने आपको इसीलिए मौका दिया, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने सोच समझकर राधिका को, बीजेपी नेता है इसीलिए बुलाया, और मैंने कहा ना आगे हो सकता है कि इस तरह की नौबत ना आए जहां हमें 2 बीजेपी प्रवक्ता बुलाने पड़े। मैं आपको मौका लेकिन पूरा दूंगा, आप जवाब देना चाहें, आप मौका पूरा दूंगा मैं आपको। और इस पैनल में महिमा, अनुराग भदौरिया भी हैं, इंडिया गठबंधन के हैं, आप जानते ही हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बाजी 2 व्यक्ति नहीं है ना मानक। नहीं, अरे आपकी और समाजवादी, आप में और समाजवादी पार्टी में देखिए एक ही गठबंधन के हैं। अभी शो को रांची की रैली। चलिए अनुराग भदौरिया, अनुराग पहले बोलेंगे, उसके बाद विश्लेषण करें। 36 पार्टियां और हैं गठबंधन की, किसी और पार्टी के प्रतिनिधि को मौका क्यों नहीं दिया आपने? बिल्कुल देंगे। ये भी नहीं, महिमा आप भी जानती है, महिमा आप भी जानती है, हर दिन हम अक्सर जब पैनल बनाते हैं इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के नेताओं को बुलाया जाता है। राधिका क्योंकि आजकल न्यूज में है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, इसीलिए। चलिए अनुराग भदौरिया, आपकी बारी है, बोलिए। खबर बेरोजगारी की है, महंगाई की है मानक, आप व्यक्ति विशेष, महिला न्याय की भी है महिमा जी, महिला न्याय की भी है, जिसके बारे में आप नहीं बोली एक महिला होके। आपको बोलना चाहिए था जब आपकी एक साथी प्रवक्ता, आप भी एक स्टेट में कोऑर्डिनेटर है, आपको आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोलना चाहिए था, पर आप भी चुप रही। ओके, वो महिमा का नूरा कुश्ती करने के लिए आप शो कर रहे हैं। नहीं, हटाइए, ओके हटाइए। नहीं, महिमा इस पर नहीं करना चाहती। ओ इट्स ओके, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपका ये फैसला। अनुराग भदौरिया बोलिए। अनुराग आपकी बारी है। राधिका पर बोलना चाहते हैं या फिर अनुराग चौथे फेज पर?
या फिर मोदी वर्सेस प्रियंका पर? बोलिए। देखिए, चौथे फेज में बोलूंगा, राधिका जी को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारी अच्छी मित्र है। मैं तो चाहूंगा जहां रहें आगे बढ़े। हम सब हिंदुस्तानी है, यही चाहते हैं, हर हिंदुस्तानी आगे बढ़े, और अब मित्र है तो आगे बढ़े, इसमें क्या बुराई है। और हमें सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। अगर उनको लगता है फ्यूचर उनका बीजेपी में ज्यादा है तो मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह से अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, चौथा फेज का चुनाव आया है, तीसरे फेज तक भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि जो मुद्दे हैं, जैसे मानक जी आप कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि भदौरिया जी आएंगे तो वो अपनी मुद्दों पे ही बात करेंगे, वो महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, युवा, छात्र, दरअसल मुद्दे यही है। इससे ज्यादा इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है, इसलिए जनता उनको हरा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दों पे चर्चा करे, महंगाई, बेरोजगारी पे, तो शायद जनता उनको थोड़ा सा सम्मान दे। लेकिन वो देखिए कैसे कैसे मुद्दे ला रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे मुद्दे उनके बदलते जा रहे हैं। शुरू के पहले फेज में उन्होंने थोड़ा विकास की बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको लगा कि धड़ाम से गिर गए तो फिर वो मंगलसूत्र पे ट्रांसफर हो गए। अब वहां भी धड़ाम से गिर गए तो पाकिस्तान पे शिफ्ट हो गए, वहां से धड़ाम से गिर गए तो आप पता नहीं कहां चले गए, किसने क्या कह दिया, किसने क्या सुन दिया। लेकिन जनता तो वही सुनना चाहती है ना कि भाई 10 साल का काम गिनाइए, 10 साल में आपने जनता के साथ क्या किया। जनता हिसाब लेके बैठी है। आपने जो जो कहा था ठीक उल्टा कर रहे हो। आपने भ्रष्टाचार की बात बोली थी कि भ्रष्टाचारियों पे हम लगाम लगाएंगे, तो सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ शामिल हो गए। अब तो आप ये भी कहने लगे बीजेपी वाले कि टेम्पो भर के पैसे जा रहे हैं। अगर टेम्पो भर के पैसे जा रहे हैं तो कल ईडी पहुंच जानी चाहिए। जहां से जा रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, दोनों के घर में ईडी जानी चाहिए। भाई आपके पास प्रूफ है, आपके पास पता है कि भाई पैसे वहां से निकल रहे हैं, तो फिर क्यों निकल रहे हैं? खाली बोलने के लिए थोड़े निकल रहे हैं। अगर निकल रहे हैं तो फिर ईडी का छापा पड़े। एक बात। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती थी, अब परिवारवाद का भी नाम लेना बंद कर दिया। सारे परिवारवादी पार्टी को टिकट दे दी। पहले महिला अत्याचार की बात करती थी, अब तो हद कर दी। महिला अत्याचार की तो बात छोड़िए, सब टिकट लड़ रहे हैं। किसी के पिताजी को तो किसी के बेटे को, किसी के बेटे को तो किसी के पिताजी को टिकट दे देके सबको लड़ा दे रहे। कोई उन्होंने भेदभाव नहीं रखा। महिला अत्याचार पे हम लोगों ने इतनी हल्ला मचाया, लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और तो और किसान को रौंदने वाले के यहाँ भी देखिए, 4 जिनके बेटे पे किसानों को रौंदने का आरोप है, उनको भी टिकट देके लड़ाया जा रहा है। तो आप बताओ, देश की जनता तो सब देख रही है ना। इसलिए देश की जनता ने हराने का मन बना लिया। अब छटपटा रहे हैं। अब छटपटा के क्या कर रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं। मंगलसूत्र, बताइए इस देश के अंदर में कोई मंगलसूत्र का नाम ले भी सकता है क्या? कितना सम्मानित होता है मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र की बात कर दें तो ये बताइए कि हम आपसे पूछ रहे हैं, सोना 28,000 पर तोला हुआ करता था, आपकी सरकार में 83,000 पर तोला हो गया, तो कहां से गया मंगलसूत्र? कहां खत्म हुआ? आप बता दीजिए मुझे। और किसान जो बैठे थे, जो किसान का एमएसपी की गारंटी के लिए अपने काला कानून पास किया था, किसानों की मौतें हुई, तो मंगलसूत्र किसका छिना? सुहाग किसका छिना था वहां पे? इसके बारे में जवाब देंगे? अनुराग, कोरोना काल में किन लोगों की मौतें हुई थी? आपके ऑक्सीजन की कमी से, सरकार की नाकामी की कमी से। अनुराग, एक कमेंट और, किसका एक कमेंट और बताइए आप। किसान आत्महत्या नहीं, सुनिए, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा युवक, किसकी मां परेशान हुई? सवाल तो ये है ना। अच्छा, ओके, आपने सारे असल मुद्दे आपने उठा लिए ना। देख लिया, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। मैं एक कमेंट और चाह रहा हूं आपसे। राधिका खेड़ा पर आपने सिर्फ एक लाइन बोली, शुभकामनाएं। 2 लाइन बोल दूंगा। 2 नहीं, क्या बात कर रहे हैं? दो नहीं, आप 4 लाइन बोल दूंगा। आप 2 नहीं, मैं आपको 5 लाइन बोलने का मौका दूंगा। देखिए, मुद्दा यह है, बात सिर्फ राधिका खेड़ा की नहीं है। बात यह है कि एक एक करके इतने सारे प्रवक्ता और नेता विपक्ष छोड़कर, इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी एनडीए में क्यों आ रहे हैं? बोलिए अनुराग। देखिए, मैंने आपको पहले बोला, ये देश के अंदर में लोकतंत्र में अच्छी बात है, जिसको जहां काम करना अच्छा लगेगा, जिसके साथ उसको काम करना अच्छा लगेगा, जहां कंफर्ट जोन फील करेगा वहां काम करेगा। इसमें बुराई क्या है? मैंने तो शुभकामनाएं दी। मैं तो चाहता हूं जल्दी से इनको टिकट भी मिले, जल्दी से एमपी भी बने। तो हम भी तो कहेंगे ना, हमारी मित्र एक एमपी है, हमारे साथ बैठती थी, आज वो राज्यसभा में या लोकसभा में पहुंचे। अच्छी बात है ना। अपना कोई भी व्यक्ति, हम तो शुभकामनाएं सिद्धार्थ जी को भी देते हैं। ये हुई ना बात, शुभकामनाएं अपने कांग्रेस के ये हुई बात।